Okay, welcome back students. This is class 11th physics and today our topic is third application of dimensional analysis. तो आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले आपने दो एप्लीकेशन पढ़े हुए हैं। पहला आपने टू चेक अ फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, पहला एप्लीकेशन तो ये था कि अगर कोई रिलेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। दूसरा डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच क्या इस्टेब्लिश किए थे, रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे। और तीसरा और लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसकी जो यूनिट है उसको किसी दूसरे सिस्टम में क्या करना, चेंज करना। फर्स्ट सिस्टम में कुछ यूनिट होगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे सिस्टम में। तो किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। ओके, देन सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। तो जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। ठीक है, अब स्पीड है तो स्पीड का जो आपका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है डियर? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड को एसआई सिस्टम में किस में मेजरमेंट किया जाता है? मीटर पर सेकेंड में। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन डेली लाइफ, ठीक है, जब कोई गाड़ी चलती है, जब कोई कार चलती है, जब कोई बाइक हम चलाते हैं, वहाँ पर स्पीड को मीटर पर सेकेंड में मेजर करना बहुत एक डिफ़िकल्ट, क्योंकि वहाँ पर जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो काफ़ी बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है उसके साथ डील करना, उसमें काम करना। ठीक है, अगर गाड़ी कोई चल रही है तो गाड़ी की स्पीड को मेजर करना या फिर उसके साथ डील करना किस में? मीटर पर सेकेंड में, ये बहुत एक टफ टास्क हमारे लिए हो जाता है। तो हम वहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में स्पीड को किस में मेजर करते हैं? स्पीड को मीटर पर सेकेंड में मेजर न करके गाड़ी या आपका ट्रेन के केस में किलोमीटर पर आवर के इस सिस्टम में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। कोई दिक्कत इतना समझने में? लैब में किस में करते हैं हम काम? मीटर पर सेकेंड में। या एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, दैट इज एसआई यूनिट। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट गाड़ी के केस में हम क्या करते हैं? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब अगर आपको इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। ओके डियर, ये इसका क्या है? तीसरा एप्लीकेशन। और जैसे आपका लेंथ है, ठीक है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। बट आपका जब आप कॉपी में काम करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब कॉपी में कोई डायग्राम बनाते हैं तो वहां पर आप मीटर में काम नहीं करते हैं। ठीक है, इन प्रैक्टिकल लाइफ आप किस में काम करते हैं? सेंटीमीटर में काम करते हैं। तो हमें इनके बीच क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए, या इनके बीच हमें डेली लाइफ में क्या करना पड़ता है? कन्वर्जन करना पड़ता है। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एक यूनिट एसआई यूनिट है मीटर। एसआई यूनिट क्या है? मीटर लेंथ की। बट आप प्रैक्टिकली अपनी कॉपी में किसके साथ डील करते हैं? आप कोई भी लाइन, कोई भी फिगर बनाते हैं तो उसमें आप सेंटीमीटर में डील करते हैं। तो हमें लेंथ की जो यूनिट है उसको चेंज करने की, आपस में कन्वर्ट करने की, मीटर को सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का एक रिक्वायरमेंट रहता है। तो इस कन्वर्जन को हम करेंगे किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। ठीक है, तो डियर शुरू करते हैं। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करना? कन्वर्ट करना। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसको हम कहेंगे कि ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपका यूनिट बशर्ते चेंज हो जाए। ठीक है, आपका फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आप बशर्ते चेंज कर लें, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कभी भी आपकी चेंज नहीं होती है। सपोज दैट, ठीक है, एक
स्टैंडर्ड अमाउंट मेरे पास है, मेरे पास एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, ये कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस है, आपको दिख रहा है, और इन दो हाथ के बीच, मेरे इन दो हैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने बोला 1 मीटर, ठीक है। और इसी को अगर मैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बोलूं तो मैं इसको बोल दूंगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इन दो हैंड्स के बीच का डिस्टेंस। मीटर एक सिस्टम में मैंने बोला मीटर, मेरे दोनों हाथों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने बोला मेरे दोनों हाथों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना समझने में। और तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने बोला कि मेरे दोनों हाथों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1000 मिलीमीटर। अब मैं बोलूं मेरे हाथ के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है या फिर 100 सेंटीमीटर है या फिर 1000 मिलीमीटर है, देखिए वैल्यूज आपको दिख रहा है चेंज हो रहा है, वहां 1 मीटर है, वहां अगले सिस्टम ऑफ यूनिट में 100 सेंटीमीटर है और अगले सिस्टम ऑफ यूनिट में 1000 मिलीमीटर है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन क्या मेरे हाथ के बीच का डिस्टेंस ये चेंज हो रहा है? तो आंसर है नो, मेरे हाथ के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चाहे मैं पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में बोला मेरे हाथ के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग बोला मेरे हाथ के बीच का डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, और तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के बेस पे मैंने बोला मेरे दोनों हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1000 मिलीमीटर, बट ये डिफरेंट नहीं है, ठीक है। चाहे मैं सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर दूं, ठीक है, मैंने लेंथ का सिस्टम ऑफ यूनिट मीटर लिया, सेंटीमीटर लिया, मिलीमीटर लिया, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख रहे हैं, ये पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 1, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है 100, और तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है डियर 1000। बट जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ बिटवीन माय टू हैंड्स, इट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो रही है, ये तीनों क्या है आपस में इक्वल हैं। समझ में आई बात इतनी? तो हम कहते हैं कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट को चाहे चेंज कर लें, हम सिस्टम ऑफ यूनिट को चाहे चेंज कर लें, ठीक है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होगा, बट वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ जो है वो 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, ये आपका डिफरेंट सिस्टम में आपका यूनिट डिफरेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपका डिफरेंट है, बट मेरे हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर कहूं, आपका 100 सेंटीमीटर कहूं या 1000 मिलीमीटर कहूं, मैं किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं अपने दोनों हाथ के बीच का डिस्टेंस बताऊं, ठीक है, चाहे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आ रहा है, सिस्टम ऑफ यूनिट अलग आ रहा है, लेकिन मेरे हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, चाहे मैं कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करूं, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे कुछ भी आए, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम बोलता है कि आप डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू बशर्ते चेंज होंगी लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। अब कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, ठीक है, जैसे कि मेरे एग्जांपल में है लेंथ, ठीक है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, देन उसके बाद यूनिट, ठीक है, N1 इंटू U1। जैसे कि लेंथ का पहले सिस्टम में देखिए SI सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 1 और यूनिट क्या है मीटर, चाहे ये यहां कितना है N2 कितना 100 और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या U2 जो कि क्या है सेंटीमीटर, और तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है N3, ठीक है, इंटू सिस्टम ऑफ यूनिट U3, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि करंट है, ठीक है, तो करंट को लिखने का तरीका एक आएगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, साथ में पीछे से क्या आएगी यूनिट आएगी N इंटू यू, किसी ये एक बड़ा फेमस तरीका है, इसी तरीके से हम आप आज तक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखे हैं, जैसे कि करंट है, करंट को आपने क्या लिखा था 2 एम्पियर,
ठीक है, तो पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले आप लिख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, देन उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, यूनिट। समझ में आई बात इतनी? आपने लिखा कुछ और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। तो एरिया को कैसे लिखते हैं, एरिया को पहले लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 50, फिर उसके बाद उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो n इंटू यू ये क्या है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका है। ठीक है, Q इज इक्वल टू n इंटू यू, ये क्या है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका है जिसमें कि n आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या होता है, यूनिट। शायद पुराने वीडियोज में मैंने इसका डिस्कशन किया है। तो अब कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या कहते हैं कि हम चाहे यूनिट को चेंज कर लें, चाहे यूनिट को क्या कर लें, चेंज कर लें, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी थी Q, उसको मैंने लिखा N1 इंटू U1। ठीक है, किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में। ठीक है, Q को मैंने लिखा N1 इंटू U1। अब मैंने क्या किया, ठीक है, जैसे कि लेंथ है, लेंथ को मैंने लिखा 1 मीटर, मेरे दोनों हाथ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, पहले लिखी न्यूमेरिकल वैल्यू, देन लिखी आपका यूनिट। अब इसी लेंथ को मैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, मेरे दोनों हाथ के बीच की जो डिस्टेंस थी, ठीक है, इसी डिस्टेंस को, इसी लेंथ को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं लिखता हूं। मैंने लिखा 100, साथ में क्या, सेंटीमीटर। अब भी पहले क्या लिख रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, देन क्या लिख रहा हूं, यूनिट लिख रहा हूं। और तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखता हूं तो तब भी मैं पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखता हूं 1000, बाद में क्या लिखता हूं, यूनिट, मिलीमीटर। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट डिफरेंट हो, चाहे पहले सिस्टम में N1 U1 की फॉर्म में लिखा, दूसरे में N2 U2, तीसरे में N3 U3। ये देखिए N1 N2 N3 मतलब कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में। ठीक है, U1 सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आई N1, U2 सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आई N2, U3 सिस्टम में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आई N3। लिखने का तरीका N1 U1, N2 U2, N3 U3। लेकिन आपका चाहे आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखिए, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। यानी कि Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू N3 U3। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो ये आपका एक बड़ा फेमस जो है एक फॉर्मूला बन गया और बड़ा इजी है इसको समझना। आपको यहां पर से दिख रहा है, चाहे 1 मीटर लिखूं या 100 सेंटीमीटर लिखूं, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। यानी कि n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू N1 किस सिस्टम में, U1 सिस्टम में, 100 क्या है, N2 किस सिस्टम में, U2 सिस्टम में। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये एक बड़ा फेमस आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो हम लिख देते हैं Q इज इक्वल टू N1 U1। ठीक है, अब ये इस फिजिकल क्वांटिटी Q क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसको लिखने का तरीका हो गया N1 U1। ठीक है, इज इक्वल टू N2 U2। दूसरे सिस्टम में लिखा तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, सिस्टम भी चेंज हो गया, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है। अब फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं हो रही है, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन चेंज नहीं हो रही है। यानी कि अगर आई सपोज दैट, ठीक है, आई सपोज दैट इस फिजिकल क्वांटिटी Q की मास में है डायमेंशन A, ठीक है, लेंथ में है डायमेंशन B और टाइम में है डायमेंशन C। ठीक है, क्योंकि मास में है डायमेंशन A, लेंथ में है डायमेंशन B और इस फिजिकल क्वांटिटी Q की टाइम में डायमेंशन है C। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो सिस्टम ऑफ यूनिट आप चेंज कर लें, ठीक है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा बट डायमेंशन चेंज नहीं होंगी, डायमेंशन सेम रहेंगी। यानी कि इसका मतलब हुआ आपका N1 U1 इज इक्वल टू क्या था, N2 U2 था। तो N1 इंटू पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में
मास की डायमेंशन देखिए, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में मास की डायमेंशन कितनी है a, तो m टू दी पावर a, लेंथ की डायमेंशन कितनी है b, तो l टू दी पावर b, और टाइम की डायमेंशन कितना है c, तो t टू दी पावर c इज इक्वल टू n2 इंटू, ठीक है, डायमेंशन अब भी चेंज नहीं होंगी फिजिकल क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि यहां भी मास की डायमेंशन a रहेगी, लेंथ की डायमेंशन भी आपका b रहेगी, और टाइम की डायमेंशन कितना रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आई बात इतनी? तो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट तो चेंज हो गया, लेकिन मास, लेंथ और टाइम, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की मास, लेंथ और टाइम में जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम है। लेकिन अब मैं डिनोट कर देता हूं पहले सिस्टम, और यहां पहला सिस्टम है तो इसमें लिख दिया मैंने m1 l1 t1, यहां लिख दिया m2 l2 t2। कोई दिक्कत इतना समझ? अब आपको मान लीजिए आपको n1 दिया हुआ है और आपसे क्या पूछता है, n2 पूछता है। आपको n1 गिवन है और आपसे क्या पूछता है, n2 पूछता है, तो n2 को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 इंटू ये बन जाएगा m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, ठीक है। m1 की पावर भी कितनी है a, m2 की पावर भी कितनी है a, ठीक है। लेंथ की l1 अपॉन क्या हो जाएगा, l2, क्योंकि लेंथ से लेंथ डिवाइड होगी, और टाइम से टाइम डिवाइड होगा, t1 अपॉन क्या हो गया, t2। ये m2 l2 t2 ये तीनों कहां आ गए, इसके अपॉन में आ गए। n2 को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया n2 इज इक्वल टू n1 इंटू, इसको मैंने कर दिया, चलो, m1 अपॉन m2 की होल पावर a, ठीक है, l1 अपॉन l2 की होल पावर कितना b, और t1 अपॉन t2 की होल पावर कितना डियर c। समझ में आई बात इतनी, t1 अपॉन t2 की होल पावर कितना c। तो अब mlt हमारे पास रहेगा, abc हमारे पास रहेगा, n1 हमारे पास रहेगा, और हमें क्या निकालना होगा, n2 निकालना होगा। समझ में आई बात इतनी? तो ये किस पर आपका कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट किस पर बेस्ड है, तो हम कहते हैं कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करते हैं तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज आप कर ही रहे हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है, फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है एमएलटी में, वो चेंज नहीं होती है, वो क्या बनी रहती है, सेम। पहले सिस्टम में भी एमएलटी की डायमेंशन एबीसी थी, और दूसरे सिस्टम में भी ये m2 l2 t2 ये क्या शो कर रहा है, दूसरे सिस्टम में मास की डायमेंशन, दूसरे सिस्टम में लेंथ की डायमेंशन, दूसरे सिस्टम में टाइम की डायमेंशन भी ए बी सी है, जो कि पहले सिस्टम में मास की डायमेंशन को शो करने के लिए m1 की पावर a, l1 दूसरे सिस्टम, पहला सिस्टम l1 क्या शो कर रहा है, पहला सिस्टम, ठीक है। लेंथ की डायमेंशन पहले सिस्टम में कितनी है b, टाइम की डायमेंशन पहले सिस्टम में कितनी है c। तो MLT की पहले सिस्टम में डायमेंशन है ABC, और MLT की दूसरे सिस्टम में भी डायमेंशन है ABC, यानी कि डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं आता है जब आप क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ये आपका फॉर्मूला बन गया। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बड़ी आसानी से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन करते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, तो डियर क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। हमें 1 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। एक तो बचपन वाला मेथड है, उससे आप करते ही हैं, लेकिन अभी हम किसकी हेल्प से करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से करेंगे, ठीक है। बचपन वाला मेथड आप जानते हैं, ठीक है, आप पिछली क्लासेस में करते थे। अब अभी हमने 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या लिख सकता हूं मैं इसके पीछे, कन्वर्ट वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड
बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल कंस्ट्रेन कर दिया, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं डियर। ठीक है, सॉल्यूशन में अब इसका प्रिंसिपल क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, चाहे उसको आप N1U1 की फॉर्म में लिखें, चाहे आप उसको N2U2 की फॉर्म में लिखें, बट फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। चाहे N1U1 चेंज हो जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो रही है, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई, लेकिन ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी ये चेंज नहीं हो रही है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। कोई दिक्कत इतना समझने में, यानी कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। कोई दिक्कत इतना समझने में। अब एक काम करना है, N1 इंटू U1, अब इसको मैं कन्वर्ट कर U1। अब देखिए आपका यहां पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आपका फिजिकल क्वांटिटी है यहां पर वेलोसिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन लिखिए फर्स्ट सिस्टम में, वेलोसिटी की डायमेंशन लिखेंगे किसमें, फर्स्ट सिस्टम में। तो वेलोसिटी की डायमेंशन फर्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा, mlt। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है फर्स्ट सिस्टम में। बताइए वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, lt माइनस 1। कोई दिक्कत इतना समझने, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं lt माइनस 1। लेंथ की डायमेंशन होती है 1, टाइम की डायमेंशन होती है -1, और मास नहीं है, यानी कि मास की डायमेंशन होती है डियर 0। तो हमने लिख दिया मास की डायमेंशन कितनी है फर्स्ट सिस्टम में भी 0, लेंथ की डायमेंशन कितना 1, और टाइम की डायमेंशन कितना -1। टाइम की डायमेंशन कितना डियर, -1। ठीक है, इज इक्वल टू N2 इंटू, अब दूसरे सिस्टम में भी, ठीक है, दूसरे सिस्टम में यानी कि M2 L2 T2, यहां भी दूसरे सिस्टम में भी मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशन चेंज नहीं होगी, यानी कि जो वेलोसिटी की डायमेंशन पहले सिस्टम में है वही वेलोसिटी की डायमेंशन दूसरे सिस्टम में भी रहेगी, यानी कि दूसरे सिस्टम में भी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या रहेगी, मास में 0, लेंथ में कितना डियर 1, और टाइम में कितना -1। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। अब बताइए N1, पहले N1 क्या है, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है डियर, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है N1, सॉरी N1 की वैल्यू कितना है 1। ठीक है, n की पावर 0 कितना हो गया 1। ठीक है, L1 की पावर 1, T1 की पावर -1 इज इक्वल टू दूसरे सिस्टम में N2 की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि N2 ऐसा ही रहा, मास की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1 इंटू समथिंग समथिंग, यानी कि ये बन गया L2 की पावर 1 एंड T2 की पावर -1। ओके, अब इसके बाद 1 इंटू, अब बताइए पहले सिस्टम में लेंथ जो है, लेंथ, ठीक है, वो किस में है, पहले सिस्टम में लेंथ है किलोमीटर में, तो हम लिख देंगे यहां पर किलोमीटर। ठीक है, पहले सिस्टम में टाइम किस में है डियर, आवर में, पहले सिस्टम में टाइम किस में है, आवर में, और आवर की पावर कितना है -1, और लेंथ की पावर कितना है 1 इज इक्वल टू दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, इनटू दूसरे सिस्टम में लेंथ किस में है, मीटर में है, तो L2 की जगह लिख दिया मीटर, लेकिन पावर यानी कि जो डायमेंशन है वो क्या रहेगी सेम, तो मीटर की पावर 1, और दूसरे सिस्टम में टाइम किस में लिया हुआ है, सेकंड में, तो सेकंड की पावर -1। ओके डियर, पावर में कोई भी चेंज नहीं आया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है N2। ठीक है, N2 फाइंड करना है, तो इसको यहीं रहने दीजिए, ये कहां आ जाएगा इसके अपॉन में,
तो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, अब किलोमीटर को हम डिवाइड करेंगे किससे, मीटर से, क्योंकि ये दोनों क्या है, लेंथ है, चाहे किलोमीटर हो या मीटर हो, दोनों क्या है, लेंथ है। पावर दोनों की कितनी है, 1। यहां क्या है, आवर की पावर -1, और यहां क्या है, सेकेंड की पावर -1। टाइम को डिवाइड किया टाइम से। समझ में आई बात। ये मीटर पर सेकेंड इसके नीचे भेजा, लेकिन किलोमीटर के नीचे लेंथ के नीचे लेंथ लिखी, आवर के नीचे मतलब टाइम के नीचे टाइम लिखा। इतना क्लियर होने के बाद n2 इज इक्वल टू 1 इंटू, अब एक काम करते हैं, ठीक है, किलोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर, अब यहाँ पर कुछ 1 किलोमीटर के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता होगा, 1 होता होगा। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर अपॉन क्या डियर, मीटर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, आवर की पावर -1। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किस में, सेकेंड में। तो आप जानते हैं, एक काम करो, आपको अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो पहले मैं इसको चेंज करता हूं। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक काम करिए, n2 इज इक्वल टू 1 इंटू किलोमीटर अपॉन मीटर इंटू ये आवर अपॉन सेकेंड, होल पावर कितना कर दिया, -1। ये पावर -1 ऊपर भी था, पावर -1 नीचे भी है, होल कर दिया। अब कोई दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो n2 इज इक्वल टू 1 इंटू, अब किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो दैट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन मीटर इंटू आवर। ठीक है, 1 आवर में कितने सेकेंड, तो आप जानते हैं 3600 सेकेंड अपॉन सेकेंड, पावर बाहर से कितना है, -1। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो ये हो गया n2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 3600 की पावर -1। तो n2 इज इक्वल टू, यह आ गया आपका 1000 अपॉन ये 3600 की पावर -1 नीचे आया, तो कितना हो गया, 3600, 20 से 20 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 10 अपॉन 36। अब ये फर्दर किससे कैंसिल हो रहा है, तो ये फर्दर कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36। तो n2 की वैल्यू आ गई है डियर 5 अपॉन 18। n2 की वैल्यू क्या आ गई है, 5 अपॉन 18, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। और सेकेंड सिस्टम में यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इतना समझने में। तो हम कन्वर्जन कर लिए, हमें पता चल गया 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड के। 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड के। अब ये बिल्कुल आपको क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। अगर आपसे पूछता है 20 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या कर देंगे, आपसे पूछ रहा है कितना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके क्या बना देंगे, अपना नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो अब आपसे पूछता है 20 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कीजिए, कोई गाड़ी है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड के लिए कन्वर्जन क्या हो गया, 5 अपॉन 18। अगर 20 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 अपॉन 18 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, सॉरी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है इतना, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके डियर, अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इन डाइन। न्यूटन क्या है, ये एसआई सिस्टम की यूनिट है,
और डाइन क्या है, ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। किसकी, फोर्स की। समझ में आई बात इतनी। यानी कि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी है डियर फोर्स। कोई दिक्कत इतना समझने में? क्वेश्चन को समझिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इन डाइन। हमें 1 न्यूटन फोर्स को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। वह न्यूटन जो है एसआई सिस्टम की यूनिट है और डाइन किसकी यूनिट है, सीजीएस सिस्टम की। तो आओ डियर कन्वर्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है डियर, चाहे आप कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, चाहे आप इसकी सिस्टम चेंज करें, चाहे आप इसकी क्या चेंज करें, सिस्टम चेंज करें, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करें, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, चाहे n1 u1 लिखें या n2 u2 लिखें। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी है, बट दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब क्या है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं हुई है। जो डायमेंशन पहले सिस्टम में है फिजिकल क्वांटिटी की, वही दूसरे सिस्टम में भी होगी। यहां फिजिकल क्वांटिटी कौन है, फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं, फोर्स के लिए जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, m1 l1 t की पावर -2। तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो मास में होती है 1, लेंथ में होती है 1 और टाइम में होती है -2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इन mlt, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। तो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो गए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होती है। जो पहले सिस्टम में होगी डायमेंशन एमएलटी की, वही दूसरे सिस्टम में होगी। इसी बात को हम मैथमेटिकली यहां पर लिख रहे हैं। तो मैथमेटिकली इसी बात को लिखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट तो चेंज हो गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं हुई है। जो पहले सिस्टम में है डायमेंशन एमएलटी की, वही दूसरे में है। पहले में क्या है एमएलटी की डायमेंशन, तो पहले में मास की डायमेंशन कितनी रहेगी, 1 रहेगी, लेंथ की भी कितनी रहेगी 1, और टाइम की कितनी रहेगी पहले सिस्टम में -2। ठीक है, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन फर्स्ट सिस्टम। फॉर शोइंग फर्स्ट सिस्टम को दिखाने के लिए mlt के बेस पे क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है। समझ में आई बात इतनी। इज इक्वल टू n2 इंटू, अब दूसरे सिस्टम में मास की डायमेंशन, दूसरे सिस्टम में लेंथ की डायमेंशन, और दूसरे सिस्टम में टाइम की डायमेंशन। दूसरे सिस्टम को शो करने के लिए m के बेस पे 2 लिखा है, l के बेस पे 2 लिखा है, t के बेस पे 2 लिखा है। m के बेस पे 2 लिखा है, l के बेस पे 2, t के बेस पे 2, it shows that mlt in second system, but our principles say that the dimension of mlt does not change in any system। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन मास में होती है 1, लेंथ में होती है डियर 1, और टाइम में होती है -2। कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक, अब आगे बढ़ाते हैं। पहला सिस्टम में कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 की वैल्यू दी है आपको, कितना 1, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 पहले सिस्टम में 1 इज सोर्स। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब पहला सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम है। तो एसआई सिस्टम में मास किस में मेजर किया जाता है, एसआई सिस्टम में मास मेजर किया जाता है केजी में। ठीक है, एसआई सिस्टम में लेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर में। और एसआई सिस्टम में टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। ठीक है, अब जो डायमेंशन है, जो पावर है, वो चेंज नहीं होंगी, यानी कि केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। अब दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू n2 क्या है, तो ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन दूसरा सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम। दूसरा सीजीएस सिस्टम क्या है,
दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, ठीक है, तो ग्राम की पावर 1। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर की पावर कितना है 1। और सीजीएस सिस्टम में समय को, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, तो सेकंड की पावर -2, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, N2, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू। तो N2 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 1 kg की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2, ठीक है। ये N2 है, इसको अकेले रखिए, ये पूरा इसके नीचे, लेकिन केजी के नीचे ग्राम आएगा, मीटर के नीचे सेंटीमीटर, और सेकंड के नीचे सेकंड। क्यों? क्योंकि आप मास को मास से डिवाइड करेंगे, लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे, और टाइम को टाइम से डिवाइड करेंगे। यानी कि ये आपका बन गया केजी अपॉन आपका ग्राम की पावर 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर कितना 1, और आपका जो है सेकंड की पावर -2। ये पूरा इसके नीचे आ गया, ग्राम की पावर 1, सेंटीमीटर की पावर 1, और सेकंड की पावर -2, ठीक है। अब कन्वर्ट कीजिए, N2 इज इक्वल टू 1 इंटू केजी की पावर 1 यानी कि केजी, ठीक है, ये हो गया केजी अपॉन कितना ग्राम, ठीक है, मीटर की पावर 1 यानी कि मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1 सेंटीमीटर, इंटू सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2, तो सेकंड की होल पावर कितना हो गया -2 हो गया। सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कैंसिल भी हो गया, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें अभी भी बनी हुई हैं, तो एक काम करते हैं, ठीक है, N2 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 इंटू केजी को कन्वर्ट कीजिए ग्राम में, तो आप जानते हैं 1 केजी इज इक्वल कितना होता है 1000 ग्राम अपॉन क्या हो गया ग्राम, इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू, यू नो दैट 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ये 1 मीटर कैसे कह रहा हूं, मीटर के आगे कुछ नहीं है तो क्या हुआ 1, केजी के आगे कुछ नहीं है तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, मीटर के आगे कुछ नहीं है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। पीछे से कितना आ गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, दैट इज 1 की पावर कितना -2। अब ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये N2 इज इक्वल टू आ गया 1 इंटू 100 इंटू 1 इंटू कितना है, फर्स्ट में है 1000 इंटू 100 इंटू 1 की पावर -2 यानी कि 1 की पावर कितना हो गया, नीचे आया तो 1 की पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ा इजी है, ठीक है। 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 के आगे 5 जीरो, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, ठीक है। और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे चीज वही रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे चीज वही रहेगी, यानी कि N2 इज इक्वल टू आपका आ गया है 1 के आगे 5 जीरो है, यानी कि 10 टू दी पावर 5, ठीक है। यानी कि N2 कितना आ गया 10 टू दी पावर 5। तो लिख दें इस फिजिकल क्वांटिटी से, तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि फोर्स जो कि कितना है, पहले सिस्टम में N1 कितना था 1 न्यूटन इज इक्वल टू, दूसरे सिस्टम में N2 की वैल्यू कितनी आई है 10 टू दी पावर 5, ठीक है। दूसरे सिस्टम में यूनिट क्या है, दूसरे सिस्टम में यूनिट है डायन, दूसरे सिस्टम में यूनिट है डायन। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया है 10 टू दी पावर 5 डाइन के इक्वल आ गया है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन, ठीक है। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, डाइन भी किसकी यूनिट है, फोर्स की। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और डाइन भी किसकी यूनिट है, फोर्स की। न्यूटन फोर्स की यूनिट है एसआई सिस्टम में, और डाइन फोर्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। डाइन फोर्स की कौन से सिस्टम की यूनिट है, सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, और न्यूटन फोर्स की कौन से सिस्टम की यूनिट है, एसआई सिस्टम की यूनिट है। कोई दिक्कत इतना समझना। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है
कन्वर्ट 1 जूल वर्क इनटू अर्ग। ठीक है, आपने 1 जूल वर्क को कन्वर्ट करना है अर्ग में। ठीक है, अब ये जूल क्या है, तो जूल वर्क की एसआई सिस्टम में यूनिट है। ठीक है, जूल क्या है, वर्क की एसआई सिस्टम में यूनिट। और अर्ग क्या है, अर्ग जो है वर्क की यूनिट है। अर्ग भी क्या है, वर्क की ही यूनिट है, लेकिन अर्ग जो वर्क की यूनिट होती है वो किस में होती है, सीजीएस सिस्टम में। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, ये बड़ा आसान है, इसलिए मैं ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। देखिए, आपको वर्क को कन्वर्ट करना है, तो वर्क की डायमेंशन आप जानते हैं, वर्क की डायमेंशन होती है m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। ठीक है, ये वर्क की डायमेंशन है। अब आप करेंगे कहां से, Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2 से। सिस्टम ऑफ यूनिट चाहे चेंज हो जाए, लेकिन MLT की डायमेंशन चेंज नहीं होगी। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1 जूल वर्क इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये आपका आंसर आपको चेक करना है, आंसर इतना आना चाहिए कि 1 जूल वर्क, ठीक है, 1 जूल वर्क किसके इक्वल होता है, 10 टू दी पावर 7 अर्ग वर्क के। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बताता, फिर आप इसको कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है डियर, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 into 10 to the power -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर ग्राम स्क्वायर। ओके, ग्राम की पावर -2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई यूनिट या एसआई सिस्टम। तो कैपिटल जी की वैल्यू आपको दे रखी है किसमें, सीजीएस सिस्टम में, और आपको कैपिटल जी की वैल्यू लेके आनी है किसमें, एसआई सिस्टम में। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं डियर। तो आपका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल से हम कन्वर्ट करते हैं, हमारा प्रिंसिपल है Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती हैं, बट फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, तो उसको निकाल के देख लेते हैं, याद तो होगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो आप जानते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। कोई दो बॉडी है, उनके बीच उनका मास m1 m2 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों को मिक्स कर देते हैं, ये क्लास 9 का है। ठीक है, मिक्स कर देते हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या हो गया डियर, r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना समझ में। अब मुझे चाहिए डायमेंशन किसकी, कैपिटल G की, तो कैपिटल G की वैल्यू लेके आ जाता हूं मैं। कैपिटल G इज इक्वल टू ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ये आपका कैपिटल G का फॉर्मूला बन गया। देन कैपिटल G की डायमेंशन लेके आइए, तो कैपिटल G की डायमेंशन लाने के लिए रखिए फोर्स की डायमेंशन कितनी होगी, MLT की पावर -2 इंटू R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो L, लेकिन L का क्या है, स्क्वायर है, अपॉन M1 क्या है, मास, तो मास के लिए M, और M2 भी क्या है, मास, तो मास के लिए M। कोई दिक्कत इतना समझने में। M से ये M क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब इस M को ऊपर भेजिए, एक M बच गया ना, तो वो M ऊपर गया, तो M की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाके M की पावर कितना हो गया, -1। ओके, L का क्या है, स्क्वायर है, L का स्क्वायर इंटू L, यहाँ L की पावर कुछ नहीं है तो कितना 1, तो ये L का क्या हो गया, क्यूब इंटू T की पावर कितना -2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
m की पावर -1, l की पावर 3 and t की पावर -2. दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपिटल Z. तो मैं साइड में लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए. Z इज इक्वल टू m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2. अब आपको कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है. फर्स्ट सिस्टम में आपका कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻8. ये यूनिट किस सिस्टम की है? सीजीएस सिस्टम की यूनिट है. क्या? डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. तो अब प्रिंसिपल है हमारा Q इज इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2, यानी कि आपका जो है सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी. फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी बोले तो फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो दोनों सिस्टम में क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो N1 इंटू पहले सिस्टम में जो डायमेंशन है, पहले सिस्टम में डायमेंशन क्या हो जाएगी? M1 की पावर -1, L1 की पावर 3 और टाइम की पावर कितना? -2. ठीक है. पहले सिस्टम में m की पावर -1, लेंथ की पावर 3 और टाइम की पावर -2. दूसरे सिस्टम में n2 इंटू दूसरा सिस्टम है इसलिए m के बेस पे क्या लिखा? 2. दूसरा सिस्टम है इसलिए l के बेस पे क्या लिखा? 2. दूसरा सिस्टम है इसलिए t के बेस पर क्या लिखा? 2. लेकिन इनकी जो पावर है वो यानी कि डायमेंशन वो चेंज नहीं होंगी. चाहे ये सिस्टम हो या ये सिस्टम हो, मास की डायमेंशन रहनी है -1, लेंथ की डायमेंशन रहनी है 3 और टाइम की डायमेंशन रहनी है -2 दोनों सिस्टम में. पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दे रखा आपको? 6.67. n1 की वैल्यू दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻8. ओके. पहले सिस्टम में, पहला सिस्टम कौन सा सिस्टम है? तो पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम. तो सीजीएस सिस्टम में मास किस में लिया जाता है? ग्राम में. मास किस में लिया जाता है? ग्राम में. तो ग्राम की पावर कितना डियर? ग्राम की पावर -1. ठीक है. लेंथ की पावर कितना? तो लेंथ की पावर आपका हो जाएगा 3. अब पहले सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में लेंथ कितना है? लेंथ किस में मेजर किया जाता है? तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में. तो सेंटीमीटर की पावर कितना हो गया? 3. और सीजीएस सिस्टम में टाइम यूनिट, टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में और सेकंड की पावर कितना है? -2 इज इक्वल टू. एसआई सिस्टम में आपको n2 तो मालूम है नहीं, n2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है. इनटू मास, एसआई सिस्टम में मास मेजर किया जाता है केजी में, लेंथ मेजर किया जाता है मीटर में और टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में. तो लिख देते हैं मास किस में मेजर किया जाएगा? केजी में. तो केजी की पावर -1. लेंथ किस में मेजर की जाएगी? मीटर में. तो मीटर की पावर कितना? 3. टाइम किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड में. और सेकंड की पावर कितनी है? -2. अब मुझे n2 चाहिए तो n2 को यहीं रहने देता हूं, इसको ले आता हूं इसके नीचे. तो ये बन जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8. ठीक है. ग्राम के नीचे क्या लिखूंगा? केजी. ग्राम की पावर -1 है तो केजी की पावर भी -1. सेंटीमीटर के नीचे क्या लिखूंगा डियर? मीटर, क्योंकि दोनों क्या है? लेंथ. सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन मीटर का क्यूब इनटू सेकंड के नीचे क्या? सेकंड. सेकंड की पावर -2 अपॉन सेकंड की पावर -2 इज इक्वल टू क्या डियर? n2. सेकंड की पावर -2 से सेकंड की पावर -2 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. तो अब इसको हम लिख देते हैं n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8. अब इसको लिख देता हूं ग्राम अपॉन क्या? केजी की होल पावर कितना? -1. ग्राम की पावर भी -1 है, केजी की पावर भी -1 है, होल पावर -1. सेंटीमीटर अपॉन मीटर की होल पावर कितना? 3. ठीक है. ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया. 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे चीज वही रहेगी. अब इससे आगे का साइड में सॉल्व कर लेते हैं. ये ठीक आया है. अब यहां से आगे यहां सॉल्व करते हैं. n2 इज इक्वल टू
N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁸ ठीक है, सॉरी 8 नहीं, -8 है, -8, ठीक है। अब एक काम करिए, केजी को कन्वर्ट कर दीजिए ग्राम में, तो केजी हो जाएगा 1 केजी, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ऊपर तो रहा ग्राम अपॉन केजी को कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन मीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए, मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। पावर कितना है बाहर से 3, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अच्छा यहां भी पावर बाहर से कितना है -1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आई होप आपने इतना सारा सब कुछ लिखा होगा। मैं इरेज करता हूं क्योंकि अब जगह बच नहीं रही है। तो इससे आगे N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1/1000 की होल पावर -1 इंटू 1/100 की होल पावर कितना डियर, होल पावर 3, ठीक है। 1/1000 पावर बाहर से कितना -1, 1/100 बाहर से पावर कितना 3। तो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब एक काम कीजिए, ये 1000 ऊपर आया तो ये बन गया, चलो पहले इसको लिख देता हूं, 1/1000 को लिख दिया 10⁻3, बाहर से पावर कितना -1, 1/100 को लिख दिया 10⁻2, बाहर से पावर कितना 3। तो ये बन गया N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब 10⁻3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3, बाहर से पावर कितना है -1, ठीक है। और 10⁻2 ऊपर आएगा तो ये बन गया 10⁻2, बाहर से पावर कितना है 3, ठीक है। ये 10⁻3 ऊपर भेजा, 10 की पावर -3, होल बाहर से पावर कितना है -1, 10⁻2 ऊपर आया 10⁻2, बाहर से पावर कितना है 3। तो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8। अब ये ब्रैकेट हटा, मल्टीप्लाई होंगे तो -3 इंटू -1, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है तो प्रोडक्ट होगा, ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है, तो -3 इंटू -1 दैट इज 10⁻, कितना आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3, और ये हो जाएगा 10⁻2 इंटू 3 दैट इज -6, ओके। देन N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8 इंटू, अब ये आपका आ गया इंटू 10, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 माइनस कितना 6, ठीक है, और 3 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये बेस सेम था, पावर ऐड होगी 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 आ जाएगा -3। अब N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻, यहां पर भी देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी -8 -3, यानी कि यह आपका आ गया, यह आ गया आपका N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। N2 की वैल्यू कितनी आ गई 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो कन्वर्जन हो गया आपका, कन्वर्जन हो गया 6.67 इंटू 10⁻8, ठीक है। ये वैल्यू किस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम की पावर कितना -2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। अब ये किस सिस्टम की यूनिट है, ये किस सिस्टम में वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, ये वैल्यू किस सिस्टम में आई,
तो ये वैल्यू आई एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में यूनिट बनानी है तो इसी के बेस पे बना सकते हो यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या बन जाएगी, डायन। डायन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, सीजीएस सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगी यूनिट, फोर्स की न्यूटन। सेंटीमीटर डिस्टेंस की है तो यहां डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और ग्राम जो है एसआई में क्या हो जाएगा, केजी, पावर कितना, -2। समझ में आई बात। तो ये डायन जो है फोर्स की यूनिट है सीजीएस में, तो यहां हमने एसआई सिस्टम ऑफ फोर्स की यूनिट लिख दी न्यूटन। सेंटीमीटर डिस्टेंस की यूनिट एसआई सीजीएस सिस्टम में, तो मैंने लेंथ की यूनिट लिख दी मीटर एसआई सिस्टम में। यहाँ ग्राम है सीजीएस सिस्टम में, मास की यूनिट, तो यहाँ मैंने मास की यूनिट लिख दी एसआई सिस्टम में। पावर वही रहेंगी, न्यूटन की पावर 1, मीटर की पावर 2, केजी की पावर -2। तो हमने कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻8, और यही जो है एसआई सिस्टम होती है 6.67 इंटू 10⁻11। तो ये आपका आज तीसरा एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर अभी आपका डायमेंशनल एनालिसिस जो चैप्टर है वो आपका क्लोज हो गया, बट ये आपकी लाइफ से क्लोज नहीं हुआ है। जब तक आपका लाइफ में फिजिक्स रहेगा, आपका आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, 12th में हर जगह आपको डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। आपको कम से कम आपको फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले निकालने आने चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए, और आगे आने वाले चैप्टरों में भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। और पहले वाले 2 रिलेशन तो खासे, पहले 2 जो आपके एप्लीकेशन थे वो तो बहुत ही शुरुआत में इसलिए कराए क्योंकि वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इस पूरे डायमेंशन वाले को आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि ये अभी नहीं, ये पूरी लाइफ में जब तक आपके पास फिजिक्स रहेगा वो आपकी लाइफ में क्या रहेगा, जुड़े रहेगा, बड़े काम का है। और आप लोग घर पे काम को कंप्लीट कीजिए, कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और संक्रमण का खतरा पिथौरागढ़ में भी काफी बढ़ चुका है, तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार अपने हाथों को धोते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।